सो ये एक्चुअली पेपर जो है दिसंबर 2019 का है ना। सो दिसंबर 2019 में लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि जो पार्ट ए था उसका नंबरिंग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 था, और पार्ट बी का जो नंबरिंग था फिर से क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 40 था, ठीक है। और पार्ट सी का जो नंबरिंग था लेवलिंग ऐसा था, ठीक है। तो हम लोग अभी ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में, आवाज़ आ रही है मेरी, है ना? लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, इसका हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन 40 तक डिस्कस किया था। तो बाकी जो रह गया था यूनिट 4 का क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन 29 से क्वेश्चन 32 तक, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, 29 से 32 यही रह गया बस। तो ये पेपर खोला हुआ है ऑलरेडी, 29, 30, 31 एंड 32। चलो 32 से स्टार्ट करते हैं। इसका आई थिंक एक थ्योरम है डायरेक्टली, जो कि लास्ट टाइम कर रहे थे ना। सो 32 से ही स्टार्ट करते हैं। सो इसको ट्राई करके देखिए क्या होगा। 32 से स्टार्ट करते हैं, था ना। पिछले क्लास में 40 से स्टार्ट किया था और 33 तक किया था हमने। सो अभी ट्राई करके देखिए, फिर मैं करता हूँ। कुछ समझ आ रहा है जी? देखिए, सो एक्चुअली यहाँ पे ना मेन जो की पॉइंट है वो ये है आपके पास। तो एक थ्योरम है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो इसको भी हटाओ। ठीक है, देखिए जी। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है एक्चुअली, ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल है ई की पावर एक्सपेक्टेशन एक्स के। तो क्वेश्चन ऐसा कब होगा, ये एक्चुअली रिजल्ट है डायरेक्टली। दोनों इक्वल कब हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। सो दिस इज रिजल्ट। मैं सीधा सीधा थ्योरम लिखा देता हूँ, एक बुक में देखा था मैंने अभी। सो ये थ्योरम होगा, प्रूव भी कर सकते हैं इसको, नहीं तो आप प्रूव करके देखो ऐसा होता है। सो ये कहता है कि देन जो x होगा, x इज डीजेनरेट। x क्या होगा? डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। x डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल होगा। कैसे प्रूव करोगे? तो अगर हम mgf के ट्राई करें, है ना, तो mgf क्या होगा इसका? ठीक है, ये तो थ्योरम है, मैं प्रूफ को थोड़ा ट्राई करता हूँ कि प्रूफ हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ x डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल होगा। एक्चुअली ये थ्योरम है कि इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ, या हम लोग प्रूफ भी ट्राई कर सकते हैं, देखते ट्राई करके। तो ये क्या है इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली mgf है एट 1, राइट। और ये है e की पावर म्यू, ऐसा हो जा रहा है। सो mgf जब हमने 1 रखा तो e की पावर म्यू हो गया, ऐसा कुछ है। सो नाउ ये ऐसा कब होगा, किसी रैंडम वेरिएबल का डीजेनरेट में क्या होता है mgf, कि x बराबर c पे मान लो डीजेनरेट है। लेट्स से x इज, मैं जैसे एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ, ये थ्योरम है जिसका प्रूफ कोशिश कर रहे हैं। सो डीजेनरेट एट c, तो इसका क्या मतलब होता है? सो इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट c इज 1, तो इसका जो mgf आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, तो e की पावर tc हो जाएगी, राइट। तो ये आएगी एक्चुअली। और यहाँ पे आपको पता होगा कि जो c है एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालोगे, यही c है। तो मतलब म्यू जो है वो c के इक्वल आएगा,
ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सी ही आएगा, ठीक है, ई ऑफ सी इज म्यू। तो इसका मतलब ऐसा तब होगा जब एक्स डीजेनरेट होगा, ठीक है। सो ये तो ठीक हमें समझ आ रहा है कि एम जी एफ एट टी ई की पावर म्यू टी होता है, कब, जब ये, क्योंकि इसको हम ई की पावर म्यू टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब होगा जब ये डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल होगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इस तरह से कुछ है, तो कुछ इस तरह से आइडिया आएगा। एनीवे, सो दिस रिजल्ट इज इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई रेज़ टू पावर, इसका प्रूफ, ये एक प्रूफ प्रॉपर नहीं है, बस एक आइडिया मैं ले रहा था कैसे आया होगा, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर प्रूफ, लिखना पड़ेगा उसके लिए। सो इफ दिस हैपन देन एक्स इज डीजेनरेट। डीजेनरेट होने का क्या मतलब है कि एक ही पॉइंट पे पूरा मास है, so एक ही पॉइंट पे पूरा मास है, इसका मतलब है कि x इज डीजेनरेट एट सम पॉइंट, ये ना x इज अ कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, ये मतलब हुआ ना कि x एक कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल है, सो x इज लाइक अ कांस्टेंट, x किसी पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, और ये है। तो इसके केस में क्या होगा, अब ट्राई कीजिए, इससे क्या हो सकता है, so x इज मोर देन इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट श्योर थी, नहीं नेगेटिव भी हो सकता है x, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऐसे ही आउट हो गया, है ना, दिस c कैन बी नेगेटिव, सो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएंस नॉन जीरो होगा, आपको पता है ना, x इज डीजेनरेट इफ एंड ओनली इफ वेरिएंस ऑफ x इज जीरो, ओनली डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हैज वेरिएंस जीरो, है ना, सो वेरिएंस तो जीरो ही होगा, तो ये भी आउट हो गया, जी सही बता रहे हैं ना, कि अगर x तो वेरिएंस जीरो ही हो जाएगा क्योंकि डीजेनरेट है, तो सो x डीजेनरेट है, वेरिएंस जीरो हो गया, ये भी आउट हो गया। तो अब इन दोनों में से एक आपको देखना है, और अगर सिंगल पॉइंट है, x कांस्टेंट है, तो कह रहा है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, ये कह रहा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो अगर मैं ऐसा करूं कि a जो है कुछ ऐसा ले लो, काउंटर एग्जांपल है ना, x की अगर a बाई 2 ले ले तो ये तो जीरो हो जाएगा, और x की जगह a बाई 2 ले लेते हैं तो ये तो फॉल्स नहीं हो जाएगा अगर मैं x को a बाई 2 रख दूं, क्योंकि डीजेनरेट एट किसी पॉइंट पे हो सकता है, ये एक्स बी डीजेनरेट किस पॉइंट पे होगा, हाँ किसी पॉइंट पे तो होगा, ठीक है, देख लो ए और बी, ये तो आई थिंक इजिली आ जाएगा, यहाँ से अगर हम ई एक्स क्यूब निकालेंगे तो ये तो डीजेनरेट है, तो सी क्यूब इंटू वन, तो ये सी क्यूब आ जाएगा, और ई एक्स सी आ जाएगा, तो ये कि ई एक्स का होल क्यूब आ गया, ओके, तो यही सही हो गया फिर तो ये गलत हो जाएगा किसी काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि सिंगल करेक्ट है ना, तो बी सही हो जाएगा, एक बार देख लो। कोई डाउट है तो बताओ इसमें। ओके जी, तो 32 का ये सही होगा। 31 पे आइए, 31 जो है कह रहा है आपसे ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। x1 x2 be random sample of size 2 from uniform 0 theta, defined m maximum of x1 x2, अच्छा, so what is the confidence coefficient of the confidence interval, okay, तो इसका मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है थीटा बिटवीन 3/7 m टू 2m, ये पूछना चाह रहा है। m क्या है, मैक्सिमम x1 x2 का, तो जो कि कहीं ना कहीं आप टोटल लिख सकते हो, m मतलब m कहीं ना कहीं आई, यू कैन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सो m इज अ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। पहले काम करो, इसको m से डिवाइड करो, सो थीटा अपॉन m क्या होगा, मोर देन 3/7 लेस देन इक्वल टू 2, इसको रेसिप्रोकल करो m अपॉन थीटा, तो ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 7/3, चेक करो जी सही लिख रहे हैं, m है मैक्सिमम, ठीक है, तो यू नो व्हाट, यहाँ पे जो xi है आपके पास, कि जो भी xi गिवन है इस क्वेश्चन में, जो xi है वो यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो xi अपॉन थीटा जो होगा यूनिफॉर्म 0 1 होगा, ठीक है, सो यूनिफॉर्म 0 1 होगा,
तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, इसका कोई बता सकता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अगर वाई आई यूनिफॉर्म 0 1 है तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 जी है ना, बीटा हो जाएगा आपका, बीटा क्या 2,1, ठीक है ना। तो 2 है, मतलब ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से n,1 हो जाता है, क्योंकि दो ही रैंडम सैंपल है ना, तो 2,1 हो गया। तो इसका नाम मैं कुछ रख दूं, यही m है, दिस इज योर m बाई थीटा, यही m है ना हमारा, तो इसका नाम कुछ रख देते हैं y, मान लो m बाई थीटा का नाम y रख दिया, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया? तो अब मैं y का, तो ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया, y बिटवीन 1/2 एंड 7/3। क्या आप लोग ये निकाल के दिखा सकते हैं जहां y का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा फर्स्ट काइंड 2,1? सो मैं y का पीडीएफ भी आपके लिए लिख देता हूं, बीटा 2,1 है ना, तो ये आई थिंक 2x आ जाएगा, राइट, x बिटवीन 0, ये होता है बीटा 2,1, यही आएगा, देख लीजिए, ये आ जाएगा y का पीडीएफ। अभी भी निकाल पाएंगे कि नहीं? अब ये पीडीएफ है, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब तो पता चली गया आपको। तो यहाँ से 1/2 7/3 कितना हो गया? ज़्यादा नहीं हो गया? तो हमें तो सपोर्ट तक ही जाना है जी, है ना, ये 7/3 तो एक्स्ट्रा हो गया 2 पॉइंट समथिंग, बट सपोर्ट तो हमारा 1 तक लिमिटेड है, तो 1 तक लिमिटेड है तो 1 तक ही जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएगा ना, आगे आप 1 से 3/7 7/3 तक भी जा सकते हो, लेकिन ये तो यहाँ पीडीएफ 0 है और यहाँ पीडीएफ 2x है। नाउ कैन यू इंटीग्रेट एंड टेल द आंसर? ये ठीक है भाई, निकालो जरा, बताओ क्या आंसर आएगा। सो अपर लिमिट में है ना 2x का x² 1 - 1/4 3/4 आना चाहिए, चेक कर लीजिए जी सब लोग, किसी को डाउट हो तो बताइए। 3/7 कितना होता है? 0.75, 0.75, तो यही होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन, चेक कीजिए जी, कोई डाउट हो तो बताइए, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, नाउ अगले पे आते हैं। तो अभी हमने किया है 32 31, अब है ये 30, चलिए 30 पे आते हैं। चलिए पढ़िए और ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x1 y1 x2 y2 xn yn बी जनरेटेड एज फॉलोज। सो y1 y2 yn तो है IID, ठीक है, ये जो y1 y2 yn है ये आपको दे रखा है, दीज आर IID बर्नौली हाफ, ठीक है, एंड xi गिवन yi है यूनिफॉर्म 0, y+1। अच्छा, तो hx एक फंक्शन डिफाइन किया, 1 लेना है जब x मोर देन इक्वल टू 1 होगा, 0 लेना है अदरवाइज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल फॉर mx, मतलब yi गिवन xi, in the sense that the true mx is obtained for some values of parameters alpha naught, alpha 1, alpha 2 for all x. So can you find expectation of yi, है ना, तो आपको दे रखा है yi as बर्नौली हाफ, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी yi is 1 with probability half, प्रोबेबिलिटी yi is 0 with probability half, ठीक है, तो ये आपको गिवन है, एंड xi गिवन yi is this is यूनिफॉर्म 0, y+1। ओके, तो यहां से हम लोग x का वो निकाल सकते हैं, x का pmf निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि xi चूंकि कॉन्टिन्यूअस होगा, तो xi कॉन्टिन्यूअस होगा, सो पीडीएफ ऑफ xi अगर निकालोगे तो यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, सो यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, कैन यू फाइंड? तो यहाँ yi गिवन है ना, तो समेशन प्रोबेबिलिटी yi इज इक्वल टू y इंटू पीडीएफ ऑफ xi गिवन yi, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो इससे x का पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। सो इफ यू कैन, समेशन में क्यों ले रहा हूं,
क्योंकि y हमारा डिस्क्रीट है, राइट, इसीलिए, क्योंकि y पे समेशन होगा, क्योंकि x में आंसर चाहिए, तो पुट कीजिए जी। तो y की वैल्यू दो ही पॉसिबल है, 0 या 1, सो y फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो पुट कीजिए जरा इसको, क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर फर्दर हम कंटिन्यू करें, तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ पीएमएफ ऑफ पीडीएफ ऑफ एक्सआई, क्योंकि एक्सआई कॉन्टिन्यूअस है, एक्सआई कॉन्टिन्यूअस है, वाई डिस्क्रीट है, ठीक है। सो देखिए, तो ये आपको क्या मिलेगा, एक बार 0 रख दो, एक बार 1 रख दो, यही ना, या पहले पुट करना, पहले पुट कर लो, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। तो ये पहले हाफ हो जाएगा, अगर हम 0 रख दे तो हाफ हो जाएगा, और इसका पीडीएफ है 1/y+1, राइट। तो 0 रख देंगे तो 1/1 हो जाएगा, फिर हाफ जब 1 रखेंगे तो 1 पे 1/1+1 तो 2 हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये हो गया 1/2 + 1/4, है ना। सो क्या 3/4। अब आपको देखना होगा xi की लिमिट क्या होगी। सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ xi, तो 0 to y+1 था, xi गिवन yi था ना। तो जब x 0 से 1 में है तो अलग होगा क्या, अच्छा ऐसा लिखना पड़ेगा शायद मुझे, नहीं तो ऐसे तो लिमिट नहीं निकाल पाएंगे ना। तो हमें चाहिए था yi गिवन xi ना, हमें चाहिए yi गिवन xi, तो ज्वाइंट निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो ये मैं ज्वाइंट निकाल रहा था कि मार्जिन निकाल रहा था, एक मिनट को, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ xi का मार्जिन, ज्वाइंट कैसे आता, उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे। और क्वेश्चन यहाँ रेंज क्या आएगा ना, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। तो इसमें जो हमें x क्यों चाहिए, हमें एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे हमें एक तो एक डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है ना, तो ज्वाइंट लिखोगे भी तो 1/y+1 एंड देन y की अलग अलग वैल्यू के लिए होगी। अच्छा मैं तो ज्वाइंट लिखने की कोशिश करता हूँ, रुको, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, इससे ना रेंज नहीं आएगा x का। एक बार x 0 से 1 में है, एक बार x 0 से 2 में है, तो क्या कंसिडर करेंगे आप, दिस विल नॉट वर्क, कोई और तरीका ढूंढते हैं, रुको। सो इसको अभी रहने दो, हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ, we need expectation of yi given xi is equal to x, यही हमारा mx है। सो दिस वी नीड, तो ये जरा कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए क्या x के टर्म में आएगा ये, है ना। तो मैं जो ज्वाइंट की बात कर रहा था, तो अभी मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक्स वाई में, ये तो ऐसा नहीं हो जाएगा, एक में 1/y+1, तो y तो फिक्स है, जब y को आप मान लो 0 रख दोगे तो ये 1 हो जाएगा, when y is 0 and x between 0 and 1, और एक 1/2 हो जाएगा when y is 1 and x is between 0 to 2, ऐसा कुछ, तो ऐसा रहेगा ज्वाइंट में। अब निकालो जरा आप e ऑफ yi गिवन xi, तो x के फंक्शन में आएगा ना ये। तो दिमाग लगा के देखो जी, आप लोग भी सोचो थोड़ा क्या आना चाहिए इसका जो है,
अच्छा आई थिंक हमने गलत पढ़ा है क्या क्वेश्चन। बर्नौली हाफ अच्छा है ना, ठीक है। एच एक्स का कहाँ यूज है, ऑप्शंस में है ना। ओके, सो एच एक्स इज 1 व्हेन x 1 ओके। सो y के तो यहाँ दो ही वैल्यू है ना, y कैन टेक वैल्यू 1 और 0। तो एक काम करते हैं, हम mx निकालते हैं जब y को 1 रखते हैं मान लो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ yi इज इक्वल टू 1 गिवन xi इज x, ये क्या आएगा। एंड जब y को 0 रख देंगे, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ yi इज 0 व्हेन xi इज x। ये निकालिए जरा अलग अलग, इसे निकाल पाएंगे तो कुछ आ जाएगा इससे। एक्सपेक्टेशन है ना, अच्छा एक्सपेक्टेशन है। एक मिनट, एक्सपेक्टेशन में एक मिनट तो इसमें एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो एक्सपेक्टेशन विल कन्वर्ट इनटू प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे तो इसको ब्रेक करेंगे, y या तो 0 है या 1 है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें हम, सो दिस विल रिड्यूस इनटू, है ना, वो 0 मतलब 0 ही हो जाएगा। 0 इंटू प्रोबेबिलिटी है ना, वाई आई इज 0 गिवन एक्स आई इज एक्स, प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी वाई आई इज 1 गिवन एक्स आई इज एक्स। तो एट द एंड दिस विल रिड्यूस टू वाई आई इज 1 गिवन एक्स आई इज एक्स। अब बताइए ये निकल पाएगा। ठीक है, वाई आई इज 1 गिवन एक्स आई इज एक्स। इसमें लगाइए टोटल प्रोबेबिलिटी, सो काइंड ऑफ, है ना। सो हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, इसको हटाइए, याद रहें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें एक्चुअली चाहिए अब ये वाला चीज़, है ना। वाई तो ही वैल्यू ना, 0 या 1, तो इससे ये आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाइए इसमें। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए। सो वाई आई इज इक्वल टू 1 एंड देन पी डी एफ ऑफ एक्स आई गिवन वाई इज इक्वल टू 1, यही ना। ये हो जाएगा अपॉन पी डी एफ ऑफ एक्स एट एक्स। कैन वी राइट दिस यूजिंग बेस थ्योरम। पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा था, सो बेस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, सो अब इसको जरा ओपन कीजिए क्या आता है। सो इफ यू ओपन दिस, सो वाई आई इज इक्वल टू 1 तो हाफ था, एंड एक्स आई गिवन वाई आई थिंक गिवन था। सो इसका पीडीएफ है, वाई आई 1 रख देंगे तो 1 के अकॉर्डिंग 1/2 हो जाएगी। सो 1 + 1 2 एंड अपॉन पीडीएफ ऑफ एक्स। तो एक्स का पीडीएफ क्या होगा, सो एक्स का पीडीएफ निकालो। तो एक्स में पहले ट्राई कर रहा था वहां पे, राइट। तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो जो निकाला था मैंने, देखिए इसे पुट करके क्या आता है। पीडीएफ ऑफ एक्स आई जो पहले मैं लिख रहा था वैसे कुछ होगा ना। सो पीडीएफ ऑफ एक्स जो मैं ट्राई कर रहा था, इट वाज प्रोबेबिलिटी
दो पार्ट में लिखना पड़ेगा ना। सो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी? ठीक है, तो हमने दो पार्ट में निकाला था, यही था प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन y इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स गिवन y इज 0। ठीक है, इससे अगर करेंगे तो क्या आएगा? इसको दो पार्ट में लिखना पड़ेगा, राइट? यू जस्ट ट्राई दिस। जो पहले मैं लिखा था, तो व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1, मान लीजिए ऐसा है, और x इज बिटवीन 1 एंड 2, इस पे ट्राई करते हैं। क्योंकि x क्या हो सकता है? x तो आपका था यूनिफॉर्म 0 टू y प्लस 1, तो y 0 है तो 0 से 1 में होगा xi, y जब 1 है तो xi 0 से 2 होगा। तो हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो 0 से 1 वाले केस में क्या होगा? व्हेन y इज बिटवीन 0 से 1, तो दोनों इंक्लूडेड होगा। अच्छा, इसीलिए उस समय पूरा नहीं आया था। तो ये होगा हाफ इंटू, जो y को 1 रखेंगे हाफ, और y को 0 रखेंगे, तो यहाँ तो हाफ होगा लेकिन वहाँ 1/1 हो जाएगा, तो जो कि आ जाएगा 3/4। ये पहले हमने निकाला था ये, ठीक है। और जब 1 से 2 है, तो 1 से 2 है तो यहाँ पे हाफ और 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे, यूनिफॉर्म y से y प्लस 1 ही था ना, ये यूनिफॉर्म 0 से y प्लस 1 ना, ठीक है। सो इसका निकालिए क्या होना चाहिए? x 1 से 2, तो जब हमने y को 1 रखा है, तो y को जब हमने 1 रखा है तो 0 से 2 है, और 0 से 2 यहाँ 1 से 2, तो 1 से 2 में भी आई थिंक हाफ ही होगा। एंड जब y को 0 रखा हमने, ठीक है, सो ये हाफ, और इसको पहले लार्ज पहले था ना, वैसे कर लो सो दैट बराबर हो जाएगा, फिर बाद में इसको कम कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि y को 1 और ये भी हाफ, 1/, मतलब y को 1 रखेंगे, यूनिफॉर्म 0 2 नहीं हो जाएगा, तो 1/2 हाफ। और जब x को y को हम 0 रखेंगे तो क्या होगा? यूनिफॉर्म 0 1, क्योंकि y प्लस 1 था ना, तो 0 रखें 1, और ये 1 से 2 में जाएगा ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1/4। अब ये x का PDF है, जो पहले मैं ढूंढ रहा था ना, मैं पहले एक ही पार्ट निकाला था। यहाँ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है, ठीक है, ये वाला। देखिए आप लोग, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। यहाँ हमने यूज किया है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी टू फाइंड PDF ऑफ x। यहाँ 0 क्यों आया? क्योंकि जब हम x y को 0 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? 0 to 1, लेकिन हम 1 to 2 की बात कर रहे हैं, तो 1 से 2 में तो होगा ही नहीं प्रोबेबिलिटी, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो चेक कर लीजिए एक बारी, ठीक है। तो अब हो जाएगा आगे। तो यहाँ पुट कीजिए, यहाँ क्या पुट करेंगे? दो पार्ट में निकालना पड़ेगा इसको। सो एक काम करते हैं, सो अभी हम इसको यहाँ लिख देते हैं। सो हमने ये पार्ट अभी फाइंड किया है, ठीक है। सो ये हमने अभी फाइंड किया है, एंड ये हमारा x का PDF फाइंड किया हमने। इसको दो पार्ट में लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 2 पार्ट्स में नहीं आ जाएगा, ये हाफ इंटू में, यहाँ फिर से मैं वही कर रहा हूँ, x बिटवीन 0 एंड 1 एंड x बिटवीन 1 एंड 2, ऐसा ले लीजिए, कहीं एक इक्वलिटी लगा लीजिए। तो है ना, यहाँ इक्वलिटी 0 पे मत लगाओ, ठीक है। तो यहाँ कहीं भी एक जगह इक्वलिटी लगा लो, यहाँ लगाना, यहाँ लगा लो, तो क्या आएगा? ये है। तो 0 से 1 में ये हो जाएगा हाफ इंटू, जब आप y को 1 रख रहे हैं तो x हो जाएगा यूनिफॉर्म 0,2, 0,2 पे PDF कितना होगा? 1/2, तो ऐसा कुछ आएगा। तो फाइनली कहने मतलब ये, अच्छा अपॉन भी तो है, अपॉन PDF। तो जब x 0 से 1 में है तो PDF है 3/4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ठीक से। सो हाफ इंटू हाफ अपॉन 3/4, मतलब हाफ इंटू हाफ अपॉन 3/4, तो ये आ जाएगा 1/3।
और इसमें ऐसे ही इसका करते हैं, जब 1 से 2 में है तो ये तो 1 से 2 में है x, तो y बराबर 1 तो हाफ होगा, और जब x 1 से 2 में है ना, तो y को 1 रखेंगे तो यूनिफॉर्म 0 2 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म 0 2 हो जाएगा, तो यहाँ तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगा न्यूमरेटर में, देख लीजिए। और डिनोमिनेटर में दिक्कत आएगा, 1 से 2 में यहाँ 1/4 हो जाएगा, तो ये तो 1 आ गया, चेक कर लीजिए। तो ये आपका कुछ वैसा आ गया। ठीक है, सो दिस इज योर mx। अब इसको आप कंपेयर करो ऑप्शन के साथ, कुछ मिल रहा है? देखिए mx हमने निकाला है, mx ये आ गया, एंड नाउ आप इसको ठीक से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, तो कैसे लिखेंगे? एच एक्स के हेल्प से लिख सकते हैं ना। एच एक्स है जब मोर देन इक्वल टू 1 है, तो ये जैसे मोर देन इक्वल टू 1 वाला केस यहाँ रख सकते हैं, और लेस देन 1 पे 0 है, अदरवाइज मतलब क्या है, लेस देन 1 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए, वी कैन राइट दिस एज ट्रू mx is obtained for some values of parameter alpha naught for some values of, है ना। तो अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 कुछ वैल्यूज हैं उसमें से। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, दो पार्ट में ब्रेक अगर आप करेंगे। अच्छा एच एक्स हमारा था ये सा, देखिए एच एक्स को अगर मैं देखे हो तो एच एक्स दिया था मुझे 1 व्हेन एक्स मोर देन 1 है ना, मोर देन इक्वल टू 1, और ये लेस देन 1 होगा। सो 1 माइनस एच एक्स क्या हो जाएगा, 0 व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू 1 एंड 1 व्हेन एक्स लेस देन 1। तो इसके टर्म्स में कुछ हम लिख सकते हैं क्या इसको, देखिए ये बोलना चाह रहा हूँ कि एम एक्स को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या। सो एम एक्स है 1/3 ओवर दिस इंटरवल, 1 ओवर दिस इंटरवल, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1 माइनस एच एक्स प्लस 1 इंटू एच एक्स, चेक कीजिए। अब इसको लिख के देखिए क्या यही आएगा। अगर मैं 1 माइनस एच एक्स करूँगा, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लेस देन 1 पे 1/3 होगा, यही है यहाँ पे। और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही है, ये मोर देन 1 ही तो है, तो ऐसा हो गया। सो एम एक्स इज दिस टाइप। इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए कितना आता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से -1/3 एच एक्स प्लस 1, सो मतलब ये आएगा 1/3 -1/3 प्लस 1, 1 2/3 ना। सो 2/3 एच एक्स आ गया, ऐसा कुछ। तो इसका क्या मतलब है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 3 या 4? एक में है कांस्टेंट, यहाँ x टाइम एच एक्स है, यहाँ जस्ट एच एक्स। अब आप सोचिए क्या होना चाहिए, 3 4 में से कोई एक आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक वाला तो आउट हो जाएगा ना, क्वाड्रेटिक कौन सा है, अच्छा सेकंड वाला। सो मुझे लगता है कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अल्फा नॉट अल्फा 1x प्लस दिस। अच्छा लेकिन इसको फिट कैसे करेंगे हम लोग, x के साथ, हम्म है ना। देखो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, कुछ कांस्टेंट टाइप का, मतलब ये आ गया
कि ई काइंड ऑफ अल्फा नॉट ए नॉट प्लस ए वन एच काइंड ऑफ आ गया, लेकिन वहाँ तो कुछ और टर्म भी है साथ में, ए वन एक्स भी है ना। तो इस तरह से होता ए नॉट प्लस ए वन एच एक्स, तो डायरेक्टली मिल जाता है ना, या ए वन प्लस ए टू एच एक्स ए नॉट प्लस इस तरह से कुछ। वट अबाउट ए वन एक्स, तो वन पे इसका जंप है, मतलब क्या जंप है कि है ना 1/3 से 1 हो गया। सो x बराबर 1 पे जो इफेक्ट क्रिएट ना करे, मे बी इसके अकॉर्डिंग मुझे तो लग रहा है डी ऑप्शन होना चाहिए, बट थोड़ा सा बीच का टर्म का चक्कर है कि ये कैसे ए वन एक्स कैसे आएगा, एम एक्स है ना, एम एक्स एक्स का क्या रोल है, तो एक्स 0 से 1 था तो ये था, 1 से 2 में ये है, बीच में देखो इसमें कुछ क्या कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है। अच्छा, तो ये भी तो कर सकते हैं, इसने सम बोला है ना, फॉर सम पैरामीटर, तो सम पैरामीटर का मतलब होता है एटलीस्ट 1। तो व्हाट इफ आई टेक ए वन एज 0, तो काम नहीं हो जाएगा। तो अगर ए वन को मैं 0 ले लूंगा तो आई कैन राइट दिस एज, ठीक है, अगर मैं ए वन को 0 ले लूं, सो दिस विल बी समथिंग लाइक ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एच एक्स हो गया, क्योंकि इसने कहा ना सम फॉर, है ना, obtained for some values of the parameter, for some का मतलब at least one values of parameter। तो अगर मैं a1 को 0 कंसिडर कर लूं तो हमारा d के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। सो दिस विल मैच विथ ऑप्शन डी, तो डी सही होना चाहिए। अब ऑफिशियल आंसर की देख लीजिए क्या दे रखा है, तो उसमें कुछ कोड में दे रखा है, आंसर की है जो ग्रुप में भेजा था लास्ट टाइम उसमें ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए, तो इसका ही होना चाहिए। और ये 29 क्वेश्चन इसके बाद नहीं है, ये है ना, तो इस पेपर में 29 से 40 यूनिट 4 का था। एक क्वेश्चन ओआर का आता है, ऑप्टिमाइजेशन का आता है, बाकी स्टैट्स का 11 क्वेश्चन होते हैं, तो 12 क्वेश्चन टोटल आते हैं ना। तो आपने इतने पेपर में ये ऑब्जर्व किया है कि यूनिट जो पार्ट बी है उसमें यूनिट 4 के टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो 12 क्वेश्चन ये हो गया, आपको यूनिट पार्ट बी में कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 25 क्वेश्चन, 40 में 25, तो 12 तो यही हो गए। अब 12-13 क्वेश्चन आप चाहो तो यूनिट 1 से अटेम्प्ट कर लो, अगर कर सकते हो तो 25 पूरे हो गए, 25 ही करने होते हैं ना यूनिट पार्ट बी में। तो ये चीज़ है, अगर ज़्यादा उधर से कर सकते हो ज़्यादा कर लो, तो इधर थोड़े कम करो तो भी चलेगा। और ये है कि पार्ट बी में टोटल 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 12 क्वेश्चन यूनिट 4 के होंगे, एक ऑप्टिमाइजेशन का होगा, बाकी स्टैट्स का होगा, ये चीज़ है। इसको ट्राई कीजिए। सो ये कह रहा है इन अ 2Q फैक्टोरियल डिजाइन द ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द 3 ट्रीटमेंट्स ए बी सी आर अलॉटेड टू 2 ब्लॉक्स ऑफ 4 प्लॉट्स ईच। अच्छा, 2 blocks of 4 plot each. Suppose the key blocks is as follows: 1A B C A B C. अच्छा, then the confounded treatment combination is, क्या होगा जी। तो इसमें लास्ट टाइम एक और क्वेश्चन हमने किया था कुछ क्लास पहले, उसमें क्या होता था कि जैसे है ना ये 1 है, ये A है, ये BC है और ये ABC है, तो इसमें आप देखो कि मेनली ऑप्शंस वाले का है ना, A B C A B ए सी बी सी ए बी सी, इसका साइन ऑब्जर्व करो क्या होगा। जिसका साइन ऑल माइनस या ऑल प्लस हो जाए दैट कैन बी कंफाउंडेड, ठीक है। तो वैसा कुछ है, देखिए क्या होना चाहिए। तो इसमें है ना ए है ही नहीं, लेकिन ए की पावर क्या है, तो यहाँ पे वन में क्या साइन लेंगे ए बी सी का, प्लस या माइनस, है ना, दो टू बोलेंगे लेवल्स, प्लस या माइनस। बताइए जी क्या लेना चाहिए, इसको बनाइए। सी आ रहा है, अच्छा आपका आ गया, ओके, तो 3 आ गया, कर लिया आप लोगों ने, फिर तो बढ़िया है ना। तो इस तरह से बीसी आ गया, फिर तो ठीक है, चलो बीसी अगर पहले ही आपने बता दिया आप लोगों ने। ओके है ना,
जैसे है ना, यहाँ मान लो बी इसमें नहीं है -1 और इसमें नहीं है -1, यहाँ नहीं है -1 फिर बी सी में +1 है ना, यहाँ ए बी सी में बी है सी है, तो ऐसा कुछ देखो किसमें आ जाएगा। तो अब जब बी सी कह रहे हो तो बी सी का देखेंगे तो +1 ये सारे प्लस हो गया, तो ऐसा कुछ हो जाएगा देखो, ठीक है ना। ओके, क्या रह गया, तो ये तो खत्म हो गया। तो ये अभी हमने इसमें क्या कंप्लीट किया है, अभी हमने कंप्लीट किया है दिसंबर 2019 पार्ट बी यूनिट 4 सिलेबस, जो कि था क्वेश्चन 29 to 40। अभी बताओ अगला स्टार्ट करें, टाइम तो अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है ना, आधा घंटा है, एक और पेपर कर लेते हैं। तो अभी हम लोग है ना दिसंबर हम लोग स्टार्ट किए थे जून 2015 से, अभी हमने दिसंबर 2019 का किया है। अभी मैं ओपन करता हूँ जून 2020 वाला, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं, इसका भी करेंगे पार्ट बी यूनिट 4। एक बार सबका यूनिट 4 निपटा ले, फिर हम यूनिट मतलब फिर यूनिट, हाँ उस पर पार्ट बी निपटा ले, फिर पार्ट सी पे आएंगे, ठीक है। तो 27 दिसंबर का भी है ना इसका 2019 में, 27 2019 में 27 दिसंबर। नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना चाहिए, जोर से बोले थोड़ा। जून में ये जनवरी दिसंबर में 2019 में 15 दिसंबर हुआ था और एक 27 दिसंबर हुआ था। अच्छा, 2 पेपर हुए थे, ओ अच्छा ठीक है, तो हम लोग डाउनलोड करते हैं ना, देखिए यहाँ पे एक मिनट, तो ये कौन सा वाला पेपर था देख लीजिए आप। तो हम लोग ये जो 15 दिसंबर वाला है। ठीक है, तो एक डाउनलोड यहाँ से जाते हैं, तो इनका पेपर था ना हमारे पास जो है, चलो यहाँ डाउनलोड करते हैं। 2 पेपर थे आप ये कह रहे हैं ना, 2 बार हुए थे, यही कह रहे हैं ना। तो हम लोग अभी हाँ ये जी सर, ठीक है, तो हम लोग आई थिंक ये वाला डिस्कस किए, ऊपर वाला डिस्कस किए, राइट। 15 दिसंबर वाला डिस्कस किया है हमने। ठीक है, इसको डाउनलोड करके देखते हैं, पता चल जाएगा अभी। ठीक है, बढ़िया कि आपने बता दिया। तो ये है 27 दिसंबर वाला, ठीक है ना, ये बाकी है। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही, तो 2 पेपर था ना, 15 दिसंबर 27 दिसंबर, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया एप्टीट्यूड वाला, ठीक है। अब फिर यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है पार्ट बी मैथमेटिकल साइंस, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 वाला, ठीक है। तो आप तो हम लोग तो 29 से स्टार्ट होगा हमारा इस पेपर में भी, चलिए इसमें ट्राई करके देखते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें भी वही होगा ना, तो अभी हम लोग अभी जो देख रहे थे, तो ये हमने 2 बार इसमें एग्जाम हुआ है, तो अभी जो 15 दिसंबर को और एक 27 दिसंबर को, ठीक है, तो ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम ये अगले क्लास में करेंगे, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वही दिसंबर 2019 वाला ही, जो कि 27 दिसंबर को हुआ था। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पढ़िए। तो ये तो पोस्टेरियर ट्रायल वाला आ गया ना। x1 x2 be IID random variable from an exponential distribution with mean 1 by theta. Suppose that the prior distribution of theta is exponential with mean 1. The base estimator of theta with respect to square error loss function निकालिए जी। So ट्राई करके देखो, है ना, कुछ थ्योरम्स हैं डायरेक्ट आ जाते हैं, थ्योरम नहीं है तो आप फिर डिराइव कर सकते हैं, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ देखो, पीवाई को आपने बहुत अच्छे से 2-3 बार कर लिया ना, तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपसे होंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आएगा और सिमिलर लेवल के आएगा। जिन बच्चों का एग्जाम में नहीं हो रहा है उसकी सिंपल वजह यह है कि घर पे भी उनसे नहीं हो रहा है, ये चीज है। ट्राई करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका।
निकाल पाएंगे? तो इसमें क्या है, अगर हम देखें इसमें कि हमसे बोला गया है कि जो थीटा का x1 x2 पहले ना, तो x1 x2 का लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लेते हैं ना। सो जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 अगर आप लिखेंगे तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/थीटा, मीन 1/थीटा है ना। सो मीन 1/थीटा और रेट थीटा है। सो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर e की पावर -2 थीटा। देख लीजिए जी, ठीक है, x1 मोर देन 0, x2 मोर देन 0, ठीक है, ये तो ज्वाइंट हो गया x1 x2 का। अब हमारे पास क्या है, सपोज दैट द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1 है। ये सही लिखा, x1 x2 मिस नहीं हो गया, यहाँ लिखने में गलती नहीं हो गई। सो ये होता थीटा e की पावर -x1 + x2 थीटा, ये होता ना जी, थीटा e की पावर -x थीटा, ये बनता ना। हाँ, अब प्रायर जो दे रखा है थीटा का पीडीएफ, मैं सीधा थीटा में लेता हूँ। सो ये है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1, तो ये हो जाएगा जहाँ थीटा मोर देन 0 है। तो अगर हम देखें कि ज्वाइंट क्या है x1 x2 और थीटा का, ये देख लेते हैं जी। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा अभी। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ थीटा स्क्वायर था, थीटा स्क्वायर e की पावर -x1 + x2 + 1 थीटा, यही है। ये तो ज्वाइंट आ गया। पोस्टेरियर चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए पीडीएफ ऑफ थीटा गिवन x1 x2, यही है जी। तो क्या आएगा ये, ये क्या लगता है आपको, कैसे निकलेगा? ज्वाइंट को डिवाइड करना पड़ेगा, ये ऐसे प्रोपोर्शनल होता है ना ये, तो इसके प्रोपोर्शनल ही तो होगा। उतना निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ से। अब सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो पोस्टेरियर आने वाला है, मतलब अगर वैसे पूरा डेरिवेशन करेंगे तो आ जाएगा थीटा स्क्वायर e की पावर -x1 + x2 + 1 थीटा अपॉन इंटीग्रेशन, है ना, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये ना जी, थीटा का रेंज क्या था, 0 से इन्फिनिटी, ये समझ पा रहे हैं, यही होगा। ज्वाइंट अपॉन x1 x2 का मार्जिनल, तो जो कि थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब आप इसको अगर, ये तो कोई कांस्टेंट ही आना है ना, किसके टर्म में आएगा, x1 x2 के टर्म में आएगा। तो ये तो सिंपली यहाँ से समझ आ रहा है हमें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आना है थीटा गिवन x1 x2 का, ये कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल आना है इसके, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट आएगा x1 x2 में। तो हमें सिंपली यहाँ से समझ आ रहा है, इसको देख के ये बता सकते हैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ये जो है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है, अगर वैसे देखें आप तो ये कहीं ना कहीं गामा नहीं लग रहा है, थीटा की पावर α-1 e की पावर βx, है ना, मतलब ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, x की पावर α-1 e की पावर -βx। तो अगर आप डिराइव करेंगे इसको तो ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनाएगा, अब पीडीएफ निकाल लीजिए आप चाहो तो, ये निकाल लो क्या आएगा, इंटीग्रेट करो थीटा स्क्वायर, इसको गामा में चला जाएगा गामा फंक्शन से, तो ये आ जाएगा गामा 3, x1 + x2 + 1, राइट। और हमें बोला है कि अंडर स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन, तो आपको पता है कि जो वेरिएशन एस्टिमेटर होता है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर एरर में एक्सपेक्टेशन, और एब्सोल्यूट एरर होता तो मीडियन होता। तो ये होता थीटा गिवन x1 x2। तो इसका एक्सपेक्टेशन तो आप लोग जानते ही हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस गामा का, ये कौन सा वाला गामा है, तो देखिए यहाँ पे गामा है न्यूमरेटर में थीटा स्क्वायर वाला है ना, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि ये वो वाला है ना, बीटा की पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा x की पावर α-1 e की पावर -βx, ये वाला है, चेक कीजिए, क्योंकि यही फॉर्म बन रहा ना, पावर में प्रोडक्ट में है, e की पावर में प्रोडक्ट में है ना। तो जो अल्फा की जगह 3 था हमारे क्वेश्चन में, और बीटा की जगह x1 + x2 + 1 था, तो e कितना आ जाएगा, तो इसका एक्सपेक्टेशन जो आना है
चलिए तो अब तो आ गया। सो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन आना है वो आता है अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ से जो ई एक्स आता है वो आता है अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा, तो आ गया 3/x1 + x2 + 1। चेक कर लीजिए, ये आना चाहिए थर्ड ऑप्शन। कुछ डाउट है तो पूछिए, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। ओके है, कुछ क्वेरी है बताइए, क्योंकि इसको आप इंटीग्रेट करते वही गामा बनता है। ये क्या बनता, ये बनता 1/गामा अल्फा, ये बनता, मैं सीधा से बता देता हूँ ना, यही वाला बनता। बस x की जगह थीटा आता, यहाँ बस x की जगह थीटा आता, ठीक है। यही बनना यही था, ये बनेगा। देखिए बस इंटीग्रेट करेंगे, ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। गामा अल्फा, अल्फा की जगह 3 आएगा, बीटा की जगह ये आता। ओके, तो बस नेक्स्ट देखिए 29 के बाद 30। हमने कुछ दिन पहले भी इस तरह क्वेश्चन किए थे अभी रिसेंटली। सो ये कह रहा है कि आपको 30 कि n x1 x2 xn x3 be the independent random variable, n is a Poisson lambda, xk is a normal। अच्छा, तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो कुछ ऐसा है कि xi जो है, ठीक है जी, तो xi's आर ना नॉर्मल। अच्छा xk लिखा है, चलो xk कर देते हैं। xk इज नॉर्मल k कॉमा k स्क्वायर, ठीक। एंड n अलग से पॉइसन लैम्बडा है। सो व्हाट इज देन द वेरिएंस ऑफ xn + 1 क्या होगा, ये पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ xn + 1 क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, ये वाला, कौन सा वाला, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ये लगा लीजिए, ठीक है। एक्स वाई के टर्म में ये बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आप x की जगह n समझना, तो यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ xn + 1 गिवन n प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ xn + 1 गिवन n। अब ये लगा लीजिए, तो यहाँ से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वेरिएंस ऑफ दिस, n कांस्टेंट हो गया अब, ठीक है। सो n आपका कांस्टेंट हो गया है, सो n कांस्टेंट हो गया तो x फिक्स हो गया, तो x इनमें से ही आ गया। तो एक्सपेक्टेशन, अब इसका वेरिएंस लिखना है, तो वेरिएंस कितना है k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा n + 1 स्क्वायर। n गिवन है ना, तो n फिक्स हो गया, तो xn + 1 xk टाइप का हो गया, जहाँ k की जगह पे n + 1 है, जो कि अब रैंडम वेरिएबल ना होके कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन। तो ये आ गया प्लस, अब यहाँ है वेरिएंस एक्सपेक्टेशन, फिर n फिक्स हो गया, तो इसका एक्सपेक्टेशन k है, तो ये आ गया n + 1। अब आप सॉल्व कर लेंगे, आपको n दे रखा है पॉइसन लैम्बडा, तो निकालिए। तो अब ये n, अब n रैंडम वेरिएबल है, ये सिंगल में आ गया, तो अब n रैंडम वेरिएबल है, वहां जब गिवन था तो कांस्टेंट बन गया था, अभी n रैंडम वेरिएबल है, तो इसको आप खोल लीजिए, है ना। तो क्या करेंगे आप, एक्सपेक्टेशन n + 1 स्क्वायर है, ओपन कर दूं, ये जैसे में निकालिए ना। सो वेरिएंस ऑफ n + 1, ये जस्ट वेरिएंस ऑफ n हो जाएगा, एंड इधर तो ठीक है, इधर खोलो इसको आप। सो e ऑफ n स्क्वायर + 2n + 1 है ना, n स्क्वायर + 2n + 1, यही है। इसको फर्दर ब्रेक करें तो e ऑफ n स्क्वायर 2 टाइम e ऑफ n लैम्बडा होगा +1, और वेरिएंस ऑफ n लैम्बडा ही होगा, बस ई एन स्क्वायर देख लो। तो ई एन स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, सो वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 1 प्लस लैम्बडा, तो फाइनल कितना हो गया, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा 2 लैम्बडा लैम्बडा 4 लैम्बडा प्लस 1। चेक कर लीजिए सही किया कैलकुलेशन मैंने, ये कुछ आ गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 1, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन मेरे हिसाब से आना चाहिए, चेक कर लीजिए आप लोग। कुछ क्वेरी है तो पूछिए, कुछ कंफ्यूजन है तो। ठीक, नेक्स्ट आपका है 31। देखिए 31 ये एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन का है क्या, देखते हैं। सो
कंसीडर द सेट ऑफ, ये कह रहा है कंसीडर द सेट ओमेगा ऑफ ऑल 4 टपल्स x1 x2 x3 x4 ऑफ इंटीजर सच दैट ईच xi इज नॉन नेगेटिव। सम इसका 90 है, ठीक है। ये एक उसका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेटोरिक्स का बोले या परमुटेशन कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ। सो सम 4 नंबर का 90 है, नॉन नेगेटिव है। कह रहा है इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम ओमेगा द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज मोर देन 1 गिवन दैट x3 is more than equal to 44 and x4 is more than equal to 44 equal। अच्छा समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि what is the probability of x1 more than equal to 1 given x3 more than equal to 44 and x4 more than equal to 44, इस तरह से कुछ कह रहा है। तो और हमें ये पता है, इसका सॉल्यूशन आपको जानना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होता है ये इस तरह की चीज़ें। सो x1 मोर देन इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x3 मोर देन इक्वल टू 44 सेक्शन x4 मोर देन इक्वल टू 44, यही है। एंड अपॉन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जे डबल में इस तरह क्वेश्चन एडवांस में आते हैं। तो ये वाला आपके पास आ गया अब, और सम 90 है, ये फिक्स है। अगर सिर्फ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन पूछता तो वो तो ऐसे ही आ जाता है ना। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 90, जहाँ xi मोर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आता है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है वेरी लिख रहा है आप लोगों को। सो ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज 90 एंड ईच xi मोर देन इक्वल टू 0 है। तो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन वैसे आता है, इसका जो फॉर्मूला है 0 अलाउड है ना, तो n-1 चूज r-1, तो ये हो जाएगा n आपका 90 है, सो 89 चूज 3, ये आई थिंक फॉर्मूला होता है नॉन नेगेटिव के लिए, ठीक है। सो इतने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, है ना, इंटीजर सॉल्यूशन, इंटीजर ही बोला है ना, हाँ, इतने इंटीजर सॉल्यूशन आएंगे इसके। सो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन इज दिस वन। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, ये तो सैंपल स्पेस मतलब है ना, नंबर ऑफ वे इन ओमेगा आ गया, जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा है ये। अब आपको निकालना है ई गिवन एफ का, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा अब ये देखना पड़ेगा हमें कि अब इसको सॉल्यूशन काउंट करना पड़ेगा। कीजिए सॉल्यूशन काउंट कीजिए कितने होंगे, तो पूछा क्या है, ऑप्शंस हैं। कुछ आइडिया है आप लोगों को हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन? अरे यूनिफॉर्मली चूज कर रहे हैं इंटीजर, नहीं तो ईच xi हो सकता है ना। ऐसे xi का रेंज जो अगर आप देखेंगे, सो xi कैन नॉट एक्सीड
ईच एक्स आई, जैसे x1 की वैल्यू क्या हो सकती है, यूनिफॉर्मली इट कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू 90, है ना, क्योंकि बाकी 0 हो जाएगा तो 90 तक जा सकता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, तो ये ईच एक्स आई कैन टेक वैल्यू 0 टू 90 ओनली, 90 ज़्यादा तो नहीं ले सकते, लेकिन विथ दिस रेस्ट्रिक्शन। तो इसका तो मैंने बता दिया कि सॉल्यूशन ये आ गया। अब मेन हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चाहिए होगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए वे ट्राई करते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर का ट्राई करते हैं। ठीक है, मान लो एफ इवेंट है हमारा x3 मोर देन इक्वल टू 44 एंड x4 मोर देन इक्वल टू 44। तो हम लोग ट्राई करते हैं पहले डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ वे निकालने का, कितने सॉल्यूशन हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये है। तो एक काम करेंगे यहाँ पे x3 माइनस 44 मोर देन इक्वल टू 0, x4 माइनस 44 मोर देन इक्वल टू 0। तो एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ y3 नाम देते हैं x3 माइनस 44 का, और y4 नाम रख देते हैं x4 माइनस 44 का। अब इसी इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट है ना, तो हमारा इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ से x3 की वैल्यू जब आप इसको लिखोगे x1 x2 x3 प्लस x4 इज 90, तो इसको अगर आप y3 y4 में लाओ, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस y3 प्लस y4, तो ये कब बनेगा, जब दोनों तरफ 44 44 दो बार घटाएंगे, तो मतलब ये आ गया 2। तो ये इक्वेशन अब ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप काउंट कीजिए। तो इंटीजर तो उसको भी होना है ना, तो ये भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, नेगेटिव हो सकता है y3, लेकिन हमें तो कहा है कि 44 ज़्यादा ही लेना है, तो इसमें तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते हम, मतलब x3 हम 44 से कम तो ले नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम नेगेटिव, क्योंकि ये बोला ना मोर देन इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये मोर देन इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो यहां से ये समझ आया कि ये सब मोर देन इक्वल टू 0 है। तो इसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से मैंने ये फॉर्मूला लगाए हैं, उस लॉजिक से अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा, आप लोगों को समझ आ रहा है। सो इसका आएगा n-1 चूज r-1, तो n-1 कितना, लेकिन n यहाँ 2 हो गया, ओ गड़बड़ कैसे हो गया, अच्छा 0 भी अलाउड है ना, यहाँ पे 0 अलाउड है, तो 0 इज अलाउड, तो क्या 1 चूज 3 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक मिनट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आई थिंक सब फॉर्मूला मैं गलत यूज कर रहा हूँ, है ना, n प्लस r-1 चूज r-1, तो ये तब होता है जब 0 अलाउड नहीं होता है। एक मिनट, यहाँ ना यहाँ भी गलती हुआ है, मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ ना, बेटर रहेगा। तो यहाँ एक्चुअली दो केस है, एक केस होता है जब 0 को आप इंक्लूड कर रहे हैं, और दूसरा केस है जब 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। तो आई थिंक जब 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो फॉर्मूला है n प्लस r-1 चूज r-1, और जब आप 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तब वो फॉर्मूला था n-1 चूज r-1। ठीक है ना, तो यहाँ 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला चेंज होगा, 0 इज इंक्लूडेड। तो ये इस केस में क्या बनता, मैं इसका लिखा दूंगा एक बार फॉर्मूला, ठीक है ना, तो ये भी लिखाता हूँ। क्या है, n हमारा 90 है, r हमारा 4 है, तो 94, तो 93 चूज 3 आता। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, n प्लस r-1, 2 प्लस 4-1 चूज 4-1, तो ऐसा आएगा 5 चूज 3, 5 चूज 3 कितना आएगा, 5c2 है ना, ये 5c2 यही आएगा, तो 5c2 हो जाएगा 10, इज इट, देख लीजिए। तो ये तो आ गया नंबर ऑफ वे इन विच, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू f इज 10। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इट वाज 93 चूज 3, हालांकि इसे जरूरत ही नहीं, तो कट जाएगा। तो हमें अब एक और रह गया निकालना, क्या निकालना रह गया,
अब निकालना रह गया E1 वाला, ठीक है, मतलब E बोल देता हूँ इवेंट, कि इवेंट E जो है मेरा वो है x1 मोर देन इक्वल टू 0, x3 मोर देन इक्वल टू 44, x4 मोर देन इक्वल टू 44। सेम लॉजिक लगाइए आप, ठीक है। तो मैं y1 इंट्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ 1 था ना, तो y1 लेता हूँ x1 माइनस 1, ये मोर देन इक्वल टू 0 होगा, और y3 मेरा वही था x3 माइनस 44 मोर देन इक्वल टू 0, x4 होगा सॉरी y4 होगा ना, सो y4 होगा, इतना लंबा है नहीं चूंकि फॉर्मूला याद नहीं था इसलिए इतना सोचना पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा x4 माइनस 44 मोर देन। अब फिर से उसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 90, इसको इसके टर्म में लाओ, इसके टर्म में लाओ, ठीक है। तो इसके टर्म में लाओगे तो y1 x2 एज इट इज रहेगा, y3 y4, ये कैसे बनेगा, जब हम घटाएंगे 144 44, यहाँ आई थिंक 1 बचेगा, राइट। तो ये इक्वेशन हो गया। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इन द सेम वे n प्लस आर माइनस 1 चूज आर माइनस 1, तो n 1 है, तो 1 प्लस आर माइनस 1 चूज आर माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 माइनस 1 4 चूज 3, मतलब 4c1 4 हो गया। तो फाइनली जो अभी तक हमें समझ आया वो ये समझ आया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इज 4, तो जो हमें चाहिए था वो तो आ ही गया ना। हमें सैंपल स्पेस से क्या मतलब है, इसका फेवरेबल आउटकम 4, इसका 10, तो ये 2/5 आ गया। देखिए जी, अब कुछ डाउट है तो बताइए। तो यहाँ डाउट बस ये रह गया कि मैंने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया है। ये जब आपके पास होता है x1 प्लस x2 प्लस xr इज इक्वल टू n, जहाँ xi आर इंटीजर। अब दो केस है, ठीक है, xi आर इंटीजर, ऑब्वियसली r जो है वो नेचुरल नंबर है और n भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो पहला केस होता है कि नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, तो इंटीजर में कौन सा, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, तो वही लिख रहा था, अभी हमें नॉन नेगेटिव चाहिए था, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, इसका मतलब हो गया कि xi मोर देन इक्वल टू 0 है, तो ये बनेगा n प्लस आर माइनस 1 चूज आर में, जो हमने अभी यूज किया है। और दूसरा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीजर है ना, इंटीजर पहले ही बोल चुका हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये है कि xi स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा, ठीक है, 0 अलाउड नहीं है, तो यहाँ आता है n-1 चूज r-1, ठीक है। तो पहले मैंने ये यूज कर लिया था, चेक कर लो एक बार आप लोग। तो मेरे लिए ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है ना। ओके, नेक्स्ट ट्राई कीजिए। तो ये हमने अभी कौन से क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है ना। हमने स्टार्ट किया अभी 29 से, 29 किया, 30 किया, 31 किया, 32 पे आइए, ये है 32। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो ट्राई करके बताइए क्या है, ये जस्ट थियोरेटिकल है। देखिए जी, आप लोग देख के बताइए, तो थियोरेटिकल जस्ट हो जाएगा। टाइम हो गया ऐसे तो। तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं इससे, ठीक है ना। ये तो जस्ट आपका है ना, वो है कि थ्योरम है, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, कल इसको हम करते हैं। अभी हमने क्या किया है, तो आज हमने दिसंबर 2019 के दो पेपर, जैसे आप लोगों ने बताए 15 दिसंबर 2019 को हुआ था एक वो, और एक 27 दिसंबर 2019 को हुआ था, ठीक है। इसमें हमने बाकी क्वेश्चन किए, तो इसमें 29 से 40 कंप्लीट हो गया, और इसमें आज हमने 29 से 31 तक किया है। कल करेंगे इसी में 32 से 40 तक, ठीक है जी। तो अभी के लिए थैंक यू। हाँ, कुछ पूछना है किसी को?